कैसे हुआ भारत का संवैधानिक विकास? किस प्रकार बना भारत का संविधान? रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1813, 1833 और 1853 के चार्टर में क्या क्या बदलाव किए गए? कैसे हुआ भारत का संवैधानिक विकास और किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से आती है प्रशासन की ओर अलग अलग एक्ट और अधिनियम के माध्यम से, ये सभी जानेंगे आज हम इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुदिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। तो चलते हैं फटाफट हम अपने वीडियो की ओर, जहां हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारत का संवैधानिक विकास 1773 से 1853 तक किस प्रकार होता है और सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, यानी कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था और इससे पहले क्या घटनाएं घटी थी। तो आपने देखा होगा कि 1757 में होता है प्लासी का युद्ध और 64 में होता है 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, जिसके बाद 1765 में एक फैसला किया जाता है जिसमें कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि वहां से जो टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, कर कलेक्शन होगा, वो कौन करेगा? कंपनी करेगी, मुगलों की तरफ से उनको अधिकार मिल जाता है। तो इसके बाद ही लाया जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका एक और उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश से भारत में आई थी, ब्रिटेन से, वो भारत में व्यापार करती थी, उसके कामों को नियमित और नियंत्रित किया जा सके, मतलब उस पर कंट्रोल किया जा सके ब्रिटेन की संसद की तरफ से। दूसरा क्या था कि यहाँ पे प्रशासन की नींव अगर रखी गई थी किसी अधिनियम या एक्ट में, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसलिए अगर इस तरीके का प्रश्न आए कि वो कौन सा अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव रखी जाती है, प्रशासन की नींव रखी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में, तो वो 1773 का ही रेगुलेटिंग एक्ट था। सबसे पहले इसमें क्या फैसला होता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया जाता है, कि जो अब बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, जिसमें पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग होते हैं वो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। और इसके साथ क्या कहा जाता है कि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर हैं उनको इनके अधीन कर दिया जाएगा, मतलब इनके अंडर में कर दिया जाएगा। अगर आप मैप से समझने का प्रयास करेंगे तो आप इस तरीके से देखेंगे, बंगाल ये वाला क्षेत्र था जिसमें बिहार, उड़ीसा और ये बांग्लादेश का पूरा आता था, ये था बंगाल। यहाँ पे होता है दक्षिण में मद्रास और यहाँ पे होता है मुंबई यानी महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से जो पूरा था, इन दोनों जो गवर्नर होते थे यहाँ और यहाँ के, यानी कि मद्रास और मुंबई के, यहाँ के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये गवर्नर जनरल है। या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि तीनों का कॉमन गवर्नर बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल मतलब कॉमन गवर्नर हो गया जो तीनों प्रेसिडेंसी का है। इसके साथ ही इसमें एक और फैसला किया जाता है कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी, मतलब एक सर्वोच्च न्यायालय भारत में बनाया जाएगा जो फैसले लेगा और उसकी स्थापना कलकत्ता में होगी। इससे भी प्रश्न आया था कि कहाँ पर स्थापना की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की रेगुलेटिंग एक्ट में, तो कलकत्ता में की गई थी। या फिर पहले भारत में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आज़ादी से पहले कब की गई थी, तो 1774 में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट में इसका फैसला लिया गया था और कलकत्ता में की गई थी। इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा क्या गया, इस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखा जाने लगा। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम की क्या चीज़ थी? क्या किया गया? दो बनाए गए, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या था कि जो ब्रिटेन में बैठे थे उन्हें कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, जो पैसा लगा रहे थे, निवेशक थे, और उनने कुछ लोगों को चुना जिसमें 24 सदस्य थे। एक उनका हेड होता था, अध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष होता था, और इनको क्या बोला गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कंपनी के ये डायरेक्टर्स हैं और ये भारत में ये कंपनी पे क्या करेंगे? शासन करेंगे, मतलब उसको कंट्रोल करेंगे कि, और ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? ब्रिटेन में देंगी कंपनी इस प्रकार काम कर रही है। ये इसलिए किया गया कि किसी भी तरीके के निजी व्यापार और इन सब चीज़ों पे रोक लगाई जा सके। इसके बाद और फैसला किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नवाब थे, वो लोग क्या करते थे? कुछ संधि या समझौता कर लेते थे जिसमें ये
जो कंपनी के मालिक कंपनी के कुछ अधिकारी होते थे, उसके बदले वो उन्हें उपहार देते थे, बहुत सारा पैसा देते थे, वो निजी व्यापार करते थे, जिससे जो कंपनी थी उसका वास्तविक लाभ कम होता था। इसलिए कंपनी ने क्या कर दिया कि अब कोई भी निजी व्यापार नहीं करेगा, जो भी होगा कंपनी की तरफ से व्यापार होगा, और किसी भी तरीके का उपहार नहीं लेगा। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे और ये अपनी रिपोर्ट देंगे ब्रिटेन में। तो ये सारे फैसले लिए गए रेगुलेटिंग एक्ट में। आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, जो 24 होंगे, 24 लोग वो कंपनी पे कंट्रोल करेंगे, और कंपनी के कर्मचारियों को अब मना कर दिया गया कि कोई भी निजी व्यापार नहीं करेगा और किसी तरीके की रिश्वत या उपहार नहीं लेगा। अब चलते हैं हम अगले एक्ट की तरफ। इसके 11 साल बाद आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए जाते, बस इसमें एक और चीज़ जोड़ दी जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हमने देखा कि उनको व्यापारिक नियंत्रण रखने के लिए कंपनी में लागू किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाते हैं ये 6 सदस्यीय, मतलब 6 लोगों का एक ग्रुप होगा जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, और जिसमें एक मेंबर कहाँ होगा? ब्रिटेन की संसद से होगा, यानी ब्रिटेन में जो संसद है वहाँ का एक मेंबर होगा इसमें, जिससे ये राजनीतिक हस्तक्षेप कर सके, मतलब राजनीतिक प्रशासन पे कंट्रोल कर सकें, जिनका काम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। इसके अलावा क्या किया गया? इसने पहली बार क्या किया कि कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक यानी वाणिज्यिक मामलों को अलग अलग कर दिया, कि एक काम है कंपनी का राजनीतिक लाभ यानी भारत में प्रशासन का, और दूसरा है व्यापार करने का। तो व्यापार करने का जो काम था वो किसके पास चला गया? मतलब व्यापार को कैसे कंट्रोल करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और प्रशासन को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये देखिएगा कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें डायरेक्ट वहां का एक ब्रिटेन संसद का एक मंत्री इसमें सदस्य होगा, और ये 6 सदस्यीय पूरी संस्था होगी। इसके अलावा इसमें क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल, मैंने अभी पढ़ाया कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी मदद के लिए एक परिषद बनाई जाती है, जिसे गवर्नर जनरल की या फिर गवर्नर की परिषद भी कहा जाता है, जिसमें उसकी मदद के लिए 3 सदस्य रखे जाते हैं, और एक गवर्नर को मिलाकर 4 सदस्य हो जाते हैं। मतलब अगर कोई डिसीजन लेना है तो ये 3 और ये एक मिलकर, चारों मिलकर पहले डिस्कस करेंगे, और फिर जो कंक्लूजन निकलेगा, जो बहुमत होगा, वो फैसला लिया जाएगा। मतलब अगर 2 लोग एक साइड हैं और उसमें ये गवर्नर जनरल है, तो वही फैसला लिया जाएगा। तो ये होता है पिट्स इंडिया एक्ट में। आप एक बार देख लें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है, राजनीतिक और व्यावसायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है, और जो गवर्नर हैं उनकी मदद के लिए एक 3 सदस्यीय परिषद बनाई जाती है, और गवर्नर को मिलाकर 4 सदस्य हो जाते हैं। ये होता है पिट्स इंडिया एक्ट में। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट, जिससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कि 1813 के चार्टर में सबसे पहले तो बोला जाता है कि जो कंपनी है उसको 20 साल और शासन करने का टाइम दे दिया जाता है, कि मतलब अगले 13 से 33 तक का जो समय है, इसमें कंपनी भारत में शासन करेगी, व्यापार करेगी ब्रिटेन की ओर से। दूसरा क्या कहा जाता है कि शिक्षा पर, और अगर आप शिक्षा में भी बोलें तो प्राथमिक शिक्षा पर 1 लाख खर्च करेगी वहाँ की, यानी जो कंपनी है ब्रिटेन सरकार की तरफ से। ये फैसला, ये भी प्रश्न आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि किस अधिनियम या किस एक्ट में प्राथमिक शिक्षा पर पैसे खर्च करने की बात की गई थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट में की गई थी। या फिर प्राथमिक शिक्षा की बात किस में की गई थी? तो 1813 के चार्टर में की गई थी। और ये इसलिए कर रहे थे कि ये दिखाना चाहते थे कि हम प्राथमिक शिक्षा पे पैसा खर्च कर रहे हैं, और लेकिन ये करना क्या चाहते थे कि भारत में पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति कितनी अच्छी है, वहाँ का विज्ञान कला कितना अच्छा है, और हम तुमसे बेहतर हैं, ये दिखाना चाहते थे, और यही पढ़ाना चाहते थे भारतीय युवाओं को, भारतीय बच्चों को। इसके अलावा क्या फैसला लिया जाता है? कंपनी का एकाधिकार। मतलब क्या है कि जो कंपनी जो व्यापार कर रही है ब्रिटेन की तरफ से, केवल व्यापार कंपनी करती थी, तो उसको समाप्त कर दिया जाता है, और बोला जाता है कि ब्रिटेन से अगर कोई भी आएगा तो वो व्यापार भारत में कर सकता है। मतलब कि क्योंकि भारत उनके लिए क्या था? बाजार था, जहाँ पे वो अपनी बनी बनाई चीज़ों को बेच सकते थे। और यूरोप में क्या चल रहा था? औद्योगिकरण चल रहा था, और एक दूसरे से कॉम्पिटिशन चल रहा था। तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं? भारत जाइए और व्यापार करिए सब लोग। इसके अलावा इस ये एक चीज करते हैं कि चाय और चीन का व्यापार छोड़ देते हैं, कि मतलब जो चाय का व्यापार होगा वो केवल कंपनी करेगी, और भारत के पड़ोसी देश यानी चाइना से, चीन के साथ भी व्यापार कौन करेगा? केवल
कंपनी करेगी। बाकी कोई भी चीज़ का व्यापार है, वस्त्रों का और किसी भी चीज़ का, वो ब्रिटेन से कोई भी आके भारत में कर सकता है। और एक और फैसला करते हैं कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार के लिए वहाँ से जो लोग आना चाहें वो भारत आ सकते हैं और ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं, जिससे उन्हें अगर ईसाई धर्म का पैसे रहेंगे किसी भी तरीके से भारत के लोगों को ईसाई धर्म में बदलो। तो 4 मुख्य फैसले किए जाते हैं। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, शिक्षा पे पैसे की खर्च करने की बात की जाती है, कंपनी का एकाधिकार खत्म किया जाता है चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, और ईसाई धर्म को प्रचार करने की इजाज़त दे दी जाती है। इसके बाद फिर 20 साल बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। अब इसमें फिर से वही किया जाता है कि 20 साल के लिए शासन को और बढ़ा दिया जाता है कि अगले 20 साल और तक हम क्या करेंगे, कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापार करेंगे। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। जहां अभी तक हमने देखा कि कंपनी को चाय और चीन का व्यापार अलाउ किया था, अब क्या कहते हैं कि कंपनी किसी भी चीज़ का एकाधिकार नहीं है कि कंपनी ही करेगी। ब्रिटेन से कोई भी आएगा तो वो भारत में व्यापार कर सकता है और लाभ कमा के ले जा सकता है, कि हम अपनी बनी बनाई चीज़ों को कहाँ बेचेंगे। इनके लिए प्रॉब्लम ये था कि यूरोप में भारत से ले जाते थे कपड़ा और कच्चा माल ले जाते थे, ठीक है, और वहाँ पे ले जाके बनाते थे कपड़ा, रेशम से सारी चीज़ें बनाते थे और भारत में फिर से लेके आते थे और डबल दामों पे बेचते थे। तो भारत इनके लिए बाजार था। तो भारत अगर भारत में नहीं बेचते तो कहाँ बेचते, तो इसका अधिकार दे देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को, जहाँ मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि रेगुलेटिंग एक्ट्स में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कॉमन गवर्नर बना दिया गया था। अब क्या करते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल, मतलब पहली बार होता है जब ये संपूर्ण भारत की बात करते हैं, ठीक है, कि जो गवर्नर है वो पूरे भारत का हमारा गवर्नर जनरल होगा। और उनका नाम क्या रखते हैं, वो जो पहले भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि इनने कई अच्छे काम भी किए थे। ये बनते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब इनको असीमित शक्तियां मिल जाती हैं, यानी कि भारत में ये पूरे भारत में राजनीतिक निर्णय लेने का, प्रशासन का, पूरे भारत में। और इसके अलावा ये देखते हैं कि जो मद्रास और बम्बई की जो गवर्नर थे वो तो इनके अधीन थे ही, उसके साथ साथ अब वो किसी भी तरीके का कानून और राजनीतिक फैसले भी जो हैं वो इनके माध्यम से ही लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा 1833 में क्या किया जाता है कि सरकारी नौकरियों में जाति वर्ग इस तरीके के जो भेदभाव होते थे उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्हीं के टाइम पे सती प्रथा, दास प्रथा, इन सब पे रोक लगाने के लिए भी ये बहुत बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। हमारे यहाँ के जो भारत के सुधारक होते हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं और सती प्रथा और दास प्रथा पे भी लगाम लगाते हैं। जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि 1743 में दास प्रथा समाप्त की जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि अब कोई भी कानूनी शक्ति, मतलब कानून बनाने की, नियम बनाने की, ये इन लोगों से हटा ली जाती है। पहले ही इनको अधीन कर दिया जाता है इन दोनों गवर्नर को, और सारी पावर भारत के गवर्नर जनरल के पास आ जाती है और अब वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। और अब ये पहली बार होल भारत की बात करते हैं, यानी पूरे भारत की बात करते हैं। इसके बाद आता है अगला अधिनियम। इसके बाद फिर से 20 साल बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या फैसले लिए जाते हैं, इसमें क्या जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा खोल दी जाती है, कि मतलब आपको कंपनी में या कोई सरकारी नौकरी में भर्ती होना है तो उसके लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें भारतीय भी भाग ले सकते हैं। तो भारतीयों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी अपने देश के लिए काम करने का कि वो इसमें भाग ले सके। अगर आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है तो 1833 में ये मुद्दा उठाया जाता है प्रतियोगी परीक्षा का, लेकिन उस वक्त जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स हैं वो मना कर देते हैं, इसको स्वीकृति नहीं देते, और 53 में इसको मिल जाती है मंजूरी। जब मिल जाती है तो इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि 1853 में ये एक्ट आता है। और 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जो भारत के प्रथम होते हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज पास की थी और फिर वो ट्रेनिंग लेके 1 साल बाद आते हैं भारत, और इस कंपनी में भारत की ओर से कार्य करते हैं, मतलब कंपनी की ओर से कार्य करते हैं। तो भारत के पहले कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इसके अलावा इसने क्या किया, जो नियंत्रण बोर्ड है यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसमें 24 सदस्यों को घटाकर इनकी संख्या कर दी 18, और उसमें 6 सदस्य नाम निर्देशित होंगे। मतलब 6 सदस्य आप समझ सकते हैं कि मनोनीत, जैसे आज के टाइम में होता है, डायरेक्ट वो बंगाल और वहाँ की अलग अलग प्रेसिडेंसी से चुने जाएंगे, ये किया गया।
इसमें पहली बार क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल की परिषद, जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, उनके 3 सहायक होते थे, वो मिलकर काम करते थे, और विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब एक होगी कार्यपालिका, एक विधायिका, एक नियम बनाएगी और एक कार्य करेगी। ये जो फंडा आता है कार्यपालिका विधायिका का, यहीं से शुरू होता है, जहाँ परिषद अलग कर दी जाती है और जनरल अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये विधायिका और कार्यपालिका जो शुरू होता है भारत में, एक छोटी कार्यपालिका और विधायिका, वो संसद के से ही प्रेरित होकर, और बाद में हमारा जो संविधान बनता है उसमें भी आज देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। ठीक है, और उसी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हमने ब्रिटिश से ही ये संसद व्यवस्था ली है। इसके अलावा इसमें क्या फैसला किया जाता है कि कंपनी के शासन की समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती। अभी तक जहाँ हमने देखा कि हर बार बताया जाता है कि 20 साल बढ़ जाएगा, 1813 में बोला जाता है कि 33, उसके बाद बोला जाता है कि 33 के बाद 53, फिर से 20 साल। और जब कंपनी आई थी तो उस वक्त क्या था कि 15 साल का अधिकार मिला था, जितने साल का वहाँ से अधिकार मिलता था उतने साल ही कंपनी शासन कर सकती थी। लेकिन अब क्या होता है, कंपनी की समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता था। ठीक है, तो ये आप देखते भी हैं कि 1857 का विद्रोह होता है, और 1858 में, 1858 में क्या होता है, कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है, और जो शासन है वो चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, यानी वहाँ की संसद के डायरेक्ट, वहाँ का जो क्वीन थी उनके हाथों में चला जाता है यहाँ का शासन, और पूरी तरीके से वो भारत पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट 1813, 33 और 53। आप इसे लिख लिख के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद 1857 का विद्रोह के बाद जो अधिनियम बनता है उन्हें सबको अधिनियम कहा जाता है। 1858 का अधिनियम, उसके बाद 61 का, उसके बाद 1909 में, और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, 1919 चैम्सफोर्ड, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और उसके बाद 1935 के बाद ही हम देखते हैं कि हमारा संविधान के लिए 1947 में जो बनाया जाता है आज़ादी के बाद, और फिर हमारा संविधान निर्माण होता है। तो किस प्रकार इन चीज़ों को और ज़्यादा डेवलप कर करके जाके हमारा बनता है भारत का संविधान। और 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसी में से अधिकतर बिंदु लिए गए थे जो हमारे संविधान में शामिल किए गए। उसके अलावा कुछ और बिंदु उठाए गए थे अलग अलग देशों से, और उन्हें ग्रहण करके बना था भारत का संविधान। तो भारत का संविधान कैसे बना है और किस तरीके से, ये सारा हम 2 वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे हमने देख लिया कि आज़ादी मतलब 1857 के विद्रोह से पहले क्या क्या हुआ। अब 1857 के विद्रोह के बाद कौन कौन से अधिनियम आएंगे, उन सबको देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।